हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार ज्ञान संग्रह में। और आज हम चैप्टर 1 के आगे के प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने देख लिया था गुटी बांधने की प्रक्रिया को हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या एक दाब लगाने की विधि का एक परिवर्तित रूप है, क्या है एक प्रकार के दाब लगाने की विधि का परिवर्तित रूप है। इसमें क्या किया जाता है, किसी स्वस्थ पौधे के किसी छाल पर उसके छाल को हटाकर, स्वस्थ पौधे के किसी टहनी के छाल को हटाकर उस पर गीली मिट्टी लपेटा जाता है और उसे सूती कपड़े से बांध दिया जाता है, जहाँ पर जड़ उत्पन्न होने लगता है, और फिर उसे काट कर दूसरे स्थान पर विकसित होने के लिए रोप दिया जाता है। यह गुटी बांधने की प्रक्रिया कहलाता है। ठीक ना, यही क्या है, गुटी बांधने की प्रक्रिया। इसे हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। आज हम देखने वाले आगे के प्रश्न, इसके आगे देखिए एक बार। इससे पहले आप लोग देख लीजिए गुटी बांधने की प्रक्रिया। यह दाब लगाने वाली विधि का एक परिवर्तित रूप है। क्या है, दाब लगाने वाली विधि का एक परिवर्तित रूप है। इसमें पौधे के स्वस्थ शाखा की छाल को हटाकर, इसमें पौधे के स्वस्थ शाखा की छाल को हटाकर कटे हुए भाग पर गीली मिट्टी लपेट दिया जाता है। मतलब लपेट कर उसे सूती कपड़े से बांध दिया जाता है। कटे हुए भाग पर क्या कहते हैं, गीली मिट्टी लपेट कर उसे सूती कपड़े से बांध दिया जाता है, जिसे गुटी बांधना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, गुटी बांधना कहते हैं। देखिए आगे, कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर जड़ें निकल आती है। मतलब कुछ समय पश्चात जहाँ गीली मिट्टी लपेटा जाता है उसे सूती कपड़े से, वहाँ पर क्या करते हैं, जड़ें निकलने लगती हैं। क्या निकलने लगती है, जड़ें निकलने लगती है, मतलब जड़ें आती हैं। जड़ें निकलने के बाद उसे काट कर दूसरे स्थान पर विकसित होने के लिए रोप दिया जाता है। जड़ें निकलने के बाद उसे दूसरे स्थान पर विकसित होने के लिए रोप दिया जाता है। मतलब किसी पादप के किसी स्वस्थ शाखा के छाल को काट के हटाकर उसे दूसरे स्थान पर विकसित होने के लिए उस पर गीली मिट्टी लपेट कर सूती कपड़े से बांध दिया जाता है। फिर वहाँ पर जड़ें निकलने लगती है, फिर उसे काट कर दूसरे स्थान पर रोप दिया जाता है स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए। इसे क्या कहते हैं, गुटी बांधना की विधि कहते हैं। ऐसे ही दाब लगाने की विधि थी, लेकिन उसमें तो किसी पौधे से जड़ से जुड़ा रहता है और उसके जड़ तने को क्या किया जाता था, जमीन में दबा दिया जाता था। जहाँ से जड़ें निकलने लगती, फिर वह स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता था। चलिए इसके आगे के आज प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए जिसमें अगला प्रश्न, अलैंगिक जनन की हानि। अलैंगिक जनन की हानि। अलैंगिक जनन की हानि। अलैंगिक जनन से क्या क्या हानि होती है, इसके बारे में मतलब यहाँ पर पढ़ने वाले तो पहले जान लीजिए अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेते हैं, ना कि दो जीव भाग लेते हैं। एक जीव से ही नए जीव का निर्माण होता है। जब एक ही जीव से नए जीव का निर्माण होता है तो इसमें क्या होता है ना, कि इससे उत्पन्न जीव में नए गुण विकसित नहीं होते हैं। इससे उत्पन्न जीव में क्या होते हैं, नए गुण विकसित नहीं होते हैं। इसमें नई प्रजाति का विकास नहीं होता है। इससे उत्पन्न संतान जो होते हैं अनुवांशिक और आकारिक रूप से जनक के समान होते हैं, अतः इसमें नए गुणों का विकास नहीं होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, और उसमें जनन के लिए सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में जनन के लिए सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता होती है। देखिए अलैंगिक जनन की निम्न हानियां हैं। देखिए क्या है, अलैंगिक जनन की निम्न हानियां हैं, जिसमें पहला, इस विधि द्वारा नए प्रजाति का विकास नहीं होता है। इस विधि द्वारा, अलैंगिक जनन की विधि द्वारा नए प्रजाति का विकास नहीं होता है। इससे उत्पन्न संतान में नए गुण का विकास नहीं होता है। इससे अलैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होते हैं उनमें नए गुणों का विकास नहीं होता है। और तीसरा हानि, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न, अलैंगिक जनन के लाभ।
देखिए अलैंगिक जनन के लाभ। अलैंगिक जनन के निम्न लाभ है। देखिए पहला, इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है? केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया सरल एवं शीघ्र होती है। यह प्रक्रिया क्या होती है? सरल और शीघ्र होती है। कम समय में अधिक संख्या में संतान उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? कम समय में ही अधिक संतान की पूर्ति किया जा सकता है। मतलब कम समय में ही अधिक, जैसे किसी पादप में अलैंगिक जनन की विधि को अपनाकर, जैसे गुटी बांधने की विधि को अपनाकर आम के पौधे में गुटी बांधने की विधि को अपना कम समय में ही ज़्यादा मतलब आम के पादप को उगाया जा सकता है। वैसे इससे क्या होता है? हमारा ये क्या है? लाभ होता है। इसलिए कम समय में अधिक संख्या में संतान उत्पन्न होती है। ये क्या है? अलैंगिक जनन के लाभ। देखिए फिर से इन दोनों को देखिए, हानि और लाभ। ये इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। देखिए पहला क्या है? अलैंगिक जनन की हानि। अलैंगिक जनन की हानि क्या है? अलैंगिक जनन के निम्न हानियां हैं, जिसमें इस विधि द्वारा नए प्रजाति का विकास नहीं होता है। इसमें नई प्रजाति का विकास नहीं होता है, मतलब कि सोचिए जब दो जीव भाग ही नहीं लेते हैं, तब जो इसमें क्या होता है? दो जीव भाग नहीं लेते हैं, इसमें संतान में क्या होता है? अनुवांशिक तथा कार्किक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। मतलब जैसा जनक वैसा संतति, एक समान, दोनों क्या होता है? एक समान होते हैं। इसमें तो अर्थात नए गुण के विकास तो होते नहीं है। इसमें क्या होता है? नए गुण के विकास नहीं होते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। एक बार लाभ फिर से देख लीजिए। अलैंगिक जनन के निम्न लाभ है। अलैंगिक जनन के निम्न लाभ है। इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया सरल एवं शीघ्र होती है। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या होती है? सरल और शीघ्र होती है। इसमें कम समय में अधिक संख्या में संतान उत्पन्न किए जा सकते हैं। मतलब कम समय में अधिक संख्या में संतान उत्पन्न होती है। चलिए आगे के प्रश्न को हम लोग कल देखेंगे, ठीक। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा अगर ज्ञान संग्रह इंस्टीट्यूट, तो आ जाएगा, उसमें आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा चैप्टर 1 का अच्छे से। यदि आप लोगों ने पीछे के क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, उनका लिंक किया होगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।